बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू बीएस केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 एंड दिस इज़ मोहम्मद इरफान अंसारी लेक्चरर केमिस्ट्री। इस सेमेस्टर में जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री की आपकी कोर्स आउटलाइन है उसमें 4 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, जिसमें पहला चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर कंडक्टोमेट्री है। तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा और फोर्थ वन न्यूक्लियर केमिस्ट्री इस सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, बहुत ही क्वेश्चंस एमसीक्यूज यहाँ से आती हैं, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर भी हैं। तो इनको आप लोग साथ साथ चीज़ों को कंसेप्ट्स को क्लियर रखेंगे तो ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और आज हम अपने पहले चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का वेरी फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको एक अलग से ब्रांच बनाया गया फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा वास्ट एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बहुत इस पर रिसर्च हो रही है, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तभी इसको एक अलग से फील्ड, एक अलग से जो है वो स्पेशलाइजेशन बनाई गई फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। तो इसको स्टडी करते हैं। आज का लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है सरफेस केमिस्ट्री के हवाले से कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। इसमें बेसिक जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ और फंडामेंटल जो इसमें कंसेप्ट्स आगे हमने थ्रू आउट द चैप्टर डिस्कस करने हैं वो इसके अंदर बताया गया है। डिटेल में हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे, अपने पास कंसेप्ट्स को नोट डाउन करें, अपने हैंडआउट्स अभी से बनाते हैं, बाद में भी आपके काम आएंगे। और अभी से क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स हैं तो इसमें फ़िज़िकली लेक्चर्स की तरह थोड़ी सी बिल्कुल प्रॉपर जो है वो इंटरेक्शन तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें भी आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी लेक्चर आपको सेंड किए जाते हैं उनको टाइमली आप लोग सुने, उनके अपने हैंडआउट्स बनाएं, और अगर उनमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारी जो ऑनलाइन जूम डिस्कशन क्लास होती है उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री को। सरफेस केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की, फिज़िकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने तमाम वो केमिकल प्रोसेस, तमाम वो फिज़िकल प्रोसेस, तमाम वो फिनोमिनाज हमने स्टडी करने हैं जो सरफेस के ऊपर हो रहे होते हैं। लफ्ज़ से ज़ाहिर है सरफेस केमिस्ट्री, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी चीज़ हमारे पास मौजूद है, कोई सब्सटेंस है, कोई केमिकल स्पीशी है, कोई भी कंपाउंड है, कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी चीज़ है, उसकी सरफेस के ऊपर जो बार हमें सरफेस नज़र आ रही है, उस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से फैक्टर उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फिज़िकल प्रोसेस जो है वो वहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं, उनका क्या फिर इम्पैक्ट है, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो हर वो प्रोसेस, हर वो जो है प्रॉपर्टी, हर वो प्रोसेस, हर वो केमिकल फिज़िकल फिनोमिना जो किसी भी केमिकल सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर होता है, बाउंड्री के ऊपर होता है, बल्क की बात नहीं करेंगे हम उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसके सतह पे रहेंगे, बाउंड्री सरफेस पे रहेंगे। तो सरफेस के ऊपर होने वाला कोई भी प्रोसेस क्या कहलाता है, वो किस स्टडी में आएगा, वो हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री की स्टडी के अंडर आएगा। तो होप्स आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सरफेस केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना है। तो इसको देख लेते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री is referred to as the study of the phenomena occurring on the surfaces of substances. This is very applicable। बहुत इसकी ज़ाहिर है, इसकी बहुत जो है वो एप्लीकेशन हैं। इंडस्ट्रीज़ में चले जाएं, जहाँ पे भी जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं तो सरफेस तो इन्वॉल्व है। सरफेस पे तो आगे होगा, आगे पेनिट्रेट करता है, बल्क में नहीं करता, वो आगे उसकी फिर हम उसको स्टडी करते हैं। तो वो ये कहता है कि जितनी भी किस्म के हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर या डेली लाइफ के अंदर ऐसे बहुत से प्रोसेस हो रहे हैं जिनमें सरफेस इन्वॉल्व है, जिनको समझने के लिए हमें सरफेस की नेचर को समझने की ज़रूरत है।
ठीक है जी। तो इन शॉर्ट अभी आप इस चीज़ को जो है वो माइंड में बिठा लें कि सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम हर वो फिनोमिना पढ़ेंगे, हर वो चीज़ प्रोसेस इसके अंदर आएगा जिसमें सरफेस इन्वॉल्व हो। ठीक हो गया। तो इसके अलावा इसको इस तरह से भी उसने डिफाइन किया, इट इज़ द स्टडी ऑफ द केमिकल फिनोमिना दैट अक्कर एट द इंटरफेस ऑफ टू सर्फेसिस। दूसरी बात, पहली चीज़, हर वो फिनोमिना जो किसी सब्सटेंस की सरफेस पे हो रहा हो सरफेस केमिस्ट्री में आएगा। सरफेस क्या होती है? सिंपल है, जो आपको सरफेस नज़र आती है, बाहर आपको सामने क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है। वाइट बोर्ड आपके पास है अगर, तो सामने उसकी जो बैरूनी आपको सरफेस नज़र आ रही है वो उसकी सरफेस है, सिंपल। यानी इसको आप कह सकते हैं आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड सरफेस। ठीक है, जो आपको नजर आ रही है, जो विजिबल है, वो क्या कहलाती है? सरफेस। तो सरफेस पे ऊपर होने वाला हर फिनोमिना सरफेस केमिस्ट्री कहलाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज, हम उन तमाम प्रोसेसेस को भी सरफेस केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं जो इंटरफेस पे हो रहा होता है। इंटरफेस का मतलब क्या है? इंटरफेस क्या होती है? इंटरफेस का ये मतलब, अब देखें, एक ही सब्सटेंस है तो उसकी तो बाउंड्री एक हम समझ सकते हैं, उसकी समझ में आती है कि एक उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो सरफेस है, उसके ऊपर जो फिनोमिना होगा वो सरफेस केमिस्ट्री के अंडर आएगा। ठीक है। अब अगर हमारे पास एक ही बर्तन के अंदर, एक ही चीज़ के अंदर दो सरफेसेस हैं, ठीक है, यानी दो सब्सटेंसेस हैं, उनकी दो सरफेस आपस में होंगी और वो आपस में मिक्स, यानी यूँ समझ लें, आपने जो है दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया, एक पेट्रोल को वाटर को मिक्स किया। अब उनकी दो अलग से आपको सरफेस नज़र आएंगी, यानी उनकी मतलब एक वो अलग अलग मौजूद होंगे। तो वो ये कहता है कि इन दो सब्सटेंसेस की, इन दो सरफेसेस की जहाँ पे वो मिल रहे होते हैं, उनके इंटरफेस पे, इंटरफेस क्या कहते हैं? वो बाउंड्री, वो लाइन जो दो इन सब्सटेंसेस को, दो स्टेट्स को क्या कर रही होती है? सेपरेट कर रही होती है। यानी वो लाइन जहाँ पे वाटर एंड हो रहा हो, पानी जहाँ से ख़त्म हो रहा हो, या पेट्रोल की दूसरी लेयर जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। तो इन दो सब्सटेंसेस की जो इंटरफेस है, जो दरमियानी बाउंड्री है जो इनको सेपरेट कर रही है, वहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा होगा वो भी क्या, किस के अंडर आएगा? सरफेस केमिस्ट्री के अंडर आएगा। तो दो बातें यहाँ तक हम जो है वो स्टडी कर चुके। एक एक सब्सटेंस की जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है, जो सरफेस है, उस पे जो भी फिनोमिना होगा वो सरफेस केमिस्ट्री के अंडर आएगा। दूसरा, अगर दो सब्सटेंसेस हैं, तीन सब्सटेंसेस हैं, ज़्यादा हैं, तो उनकी इंटरफेस पे जो फिनोमिना होगा, जिस तरह सॉलिड लिक्विड एक इंटरफेस कहलाएगी। इन दो सरफेसेस के दरमियान, सॉलिड गैस के दरमियान, सॉलिड वैक्यूम हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है। तो यहाँ पे भी जो फिनोमिना होगा वो क्या कहलाएगा? किस में आएगा? सरफेस केमिस्ट्री में आएगा। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स इसने यहाँ पे कोड की हैं कि ये वो फिनोमिना सारे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ने हैं, जिसमें ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में भी हमने पढ़ने हैं। एडजॉर्प्शन, इसको इस लेक्चर में भी हम डिटेल में देखेंगे। ये एडजॉर्प्शन एक इम्पोर्टेंट सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसको आगे हमने, और रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है रिसर्च के हवाले से भी। रिसेंटली बहुत रिसर्च हो रही है एडजॉर्प्शन के ऊपर। तो इसको इस चैप्टर में थ्रू आउट हम एडजॉर्प्शन को पढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन क्या है, कहाँ पे होती है, एडजॉर्प्शन एसोथर्म क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्प्शन को जो है वो इफेक्ट करते हैं। ये एक प्रॉपर एक टॉपिक है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये सरफेस केमिस्ट्री के अंडर आता है। क्यों आता है इसको अभी हम देखते हैं, क्योंकि इसमें सरफेस इन्वॉल्व है। एडजॉर्ब होने के लिए कोई सरफेस चाहिए ना, चूँकि सरफेस इन्वॉल्व है तो जहाँ पे भी सरफेस आ जाएगी जिस प्रोसेस में, वो सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक कहलाएगा। हेट्रोजीनस कैटालिसिस, इस ये भी एक टॉपिक, एक कंटेंट है आपके इस चैप्टर में। इसको भी आगे जाकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेट्रोजीनस कैटालिसिस भी सरफेस फिनोमिना है। ये भी सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस के ऊपर होता है। कैटालिस्ट जो है, जो वर्क करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड करते हैं, उसमें हम प्लाटिनियम वगैरह कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है? हाइड्रोजन गैस बेसिकली इस कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जाकर पहले एडजॉर्ब होती है, एडजॉर्प्शन का फिनोमिना होता है। ठीक है। तो कैटलिस्ट को भी काम करने के लिए सरफेस चाहिए। तो इसको भी आगे जाकर डिटेल में ये टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इनके नाम देख लें। इसी तरह कोरेजन है, जंग का लगना, तो ये भी सरफेस फिनोमिना है। आपको पता है कि जंग जब लगता है आयरन वगैरह को, तो उसकी सरफेस, उसकी स्पेसिफिक साइड्स होती हैं जिनको हम एक्टिव साइड्स कहते हैं। वहीं वहाँ पे जाके सिर्फ उसी पॉइंट से
उसका जंग लगना स्टार्ट होता है, जहाँ पे उसको नमी मिली, जहाँ पे उसको कंडीशंस जो हैं वो जंग लगने की फेवरेबल आती हैं, तो वो सरफेस से स्टार्ट होता है। ये नहीं होता कि लोहा है या जो भी आयरन है उसको अंदर से जंग लगना स्टार्ट होगा, बाहर से ही उसको जहाँ पे उसकी कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो सरफेस फिनोमेना है। इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, जो टॉपिक्स जो फिनोमेनाज हमने स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है जी। और इसके बाद वही चीज़ बात कि सरफेस केमिस्ट्री की कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, वही सारी बातें हैं कि सरफेस केमिस्ट्री जो है बहुत ही इसको वाइडर इसका यूज़ है। ठीक है, तमाम सिस्टम्स के अंदर दूसरे सिस्टम के साथ ये मिलकर, जिस तरह कैटालिसिस है उसमें ये सरफेस केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जहाँ पे भी सरफेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, सरफेस केमिस्ट्री का वहाँ पे काम है। कोलाइड फॉर्मेशन है, ठीक है, इसका भी हम देखेंगे आगे। कोलाइड्स जो हैं, कोलाइड्स फॉर्मेशन हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोड के रिएक्शंस आपने पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एनोड होता है, कैथोड होता है, तो उसकी सरफेस के ऊपर जाकर ही इलेक्ट्रॉन की डिपोजिशन होती है, या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, लॉस होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का जो प्रोसेस है सरफेस फिनोमेना है वहाँ पे भी। ठीक है, इसी तरह क्रोमेटोग्राफी है तो सरफेस के ऊपर अटैचमेंट होती है। अच्छा जी, इसके अलावा केमिकल प्रोसेस के अंदर सरफेस केमिस्ट्री का रोल है, जिस तरह कैटालिसिस है, इसी तरह एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि एंजाइम्स भी हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। तो उनको भी अपने इंटरेक्ट करने के लिए सेल वॉल्स और मेम्ब्रेन्स के साथ, इनको भी इंटरेक्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, सरफेस की ज़रूरत है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में माइक्रोफोन्स, माइक्रोचिप्स हम बनाते हैं, या बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं, तो उनमें भी सरफेस केमिस्ट्री का रोल है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, हेट्रोजेनस कैटालिसिस फाउंड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फॉर क्लीनिंग इमिशंस के लिए जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्लीनिंग चैम्बर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, इसको एब्जॉर्ब, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, हार्मफुल मटेरियल होता है, या जो वाटर कंटेंट निकलता है इंडस्ट्रीज से, उसको वेस्ट वाटर जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको हम ऐसे जो है वो डिस्पोज नहीं कर सकते, उसमें से उनको एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, वाटर को प्योर कर लिया जाता है, तो वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना हो रहा होता है। ये तो ये कुछ जो है वो इसकी एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे हमने बताई हैं, बाकी इसकी डिटेल आगे थ्रू आउट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब इसको पहला जो इसका फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें वो ये कहता है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है नॉर्मली वाइवा के अंदर, क्योंकि इस सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी आपके कोर्स में हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इस चैप्टर में तो चलें एब्जॉर्प्शन ही हमने पढ़नी है, एब्जॉर्प्शन ही जो है वो सरफेस फिनोमिना है और सरफेस केमिस्ट्री में ये आता है। इसके साथ दो और प्रोसेस हैं जो इसके साथ अल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं, एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है और सॉर्प्शन। इन तीन में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो ये नॉर्मली पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में भी आता है, तो इसका आपको आइडिया होना क्लियर ज़रूरी है। बहुत ही क्लियर इसमें डिफरेंस है। एडजॉर्प्शन तो वो फिनोमिना है, इसको आप देख लें, इसमें इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द एकमुलेशन ऑफ द एग्रीगेशन या कलेक्शन या अटैचमेंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, कि किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाना, सिर्फ सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे। अटैचमेंट, एकमुलेशन, वहाँ पे जमा हो जाना, डिपॉजिट हो जाना, क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो एकमुलेशन ऑफ स्पीशी, अब इसमें दो टर्म एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट यूज़ की गई हैं। तो जो सरफेस, जो सब्सटेंस अटैच होने जा रही है, जो अकेमुलेट होने जा रही है, जिसकी एडजॉर्प्शन होनी है, वो क्या कहलाती है, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट कौन सी सरफेस है जिसने जाकर क्या होना है, अटैच होना है। और एडजॉर्बेंट वो सब्सटेंस कहलाता है जिसकी सरफेस एडजॉर्प्शन के लिए यूज़ होती है। राइट, समझ आ गई। यानी फॉर एग्जांपल इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि अगर आपने देखें वाइट बोर्ड है, उसके ऊपर आपने इंक ड्रा कर दी, इंक वहाँ पे गिरा दी है। अब वाइट बोर्ड क्या है, उसकी सरफेस यूज़ हो रही है, वाइट बोर्ड की सरफेस पे जाकर इंक ने अटैच होना है। तो वाइट बोर्ड क्या होगा, इसमें एडजॉर्बेंट होगा, जिसकी सरफेस यूज़ हो रही है एडजॉर्प्शन के लिए, जिसके ऊपर एकमुलेशन हो रही है। और कौन जाकर अटैच हो रहा है, वो एडजॉर्बेट होगा। यहाँ पे इंक जो है वो क्या होगा, एडजॉर्बेट होगा। तो इस कंसेप्ट को भी आप बिल्कुल 100% क्लियर कर लें।
तभी जाकर आपको आगे जो है वो सारे इसकी डिटेल समझ आएगी। तो एडजॉर्प्शन का समझ आ गया होगा। ये सरफेस फिनोमिना है। इसमें जो इंक है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, अंदर पेनिट्रेट करेगी तो वो एक और एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना हो जाएगा। हमने ये देखना है कि सरफेस के ऊपर उसकी सरफेस यूज़ हो रही है या नहीं हो रही। अगर सरफेस के ऊपर अटैचमेंट हो रही है तो ये एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। सिंपल, आपको इसका पता भी एब्जॉर्प्शन का मतलब अटैच हो जाना, एडहेयर हो जाना। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई गई है, बताई गई है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस का एक्टिवेटेड चारकोल या सिलिका जेल हम एडजॉर्बेंट यूज़ करते हैं, उनकी सरफेस पे जाकर क्या हो जाना, अटैच हो जाना। तो ये चारकोल वगैरह इसको हम यूज़ भी करेंगे, प्रैक्टिकल्स भी हैं इसकी हमारे पास। दूसरी इसमें टर्म यूज़ होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है, एब्जॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है, एब्जॉर्प्शन में ये पेनिट्रेट करेगा। अगर वो उसकी एब्जॉर्बेंट जो हम उसको कह रहे थे, उसकी सरफेस के ऊपर अटैच होने की बजाय वो उसके अंदर चला जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मतलब दूध गिर गया है, स्पिल्ड मिल्क है वो कहता है, उसको आप किसी पेपर टॉवल के ज़रिए से उसको साफ़ करना चाहते हैं तो वो मिल्क उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, जज़्ब हो जाते हैं, वो अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं ना, एब्जॉर्प्शन है सिंपल। तो ये एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। इसी तरह तीसरी चीज़ सॉर्प्शन है। अगर कोई ऐसा फिनोमिना हो रहा है कि उसकी सरफेस के ऊपर भी अटैचमेंट हो रही है, एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना भी हो रहा है, और उसकी बल्क के अंदर वो पेनिट्रेट भी कर रहा है, एब्जॉर्बेट यानी उसके अंदर जज्ब भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस एट अ टाइम अगर हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोसेस भी होते हैं, फिनोमिनाज भी होते हैं जिनमें क्लियर हम नहीं कह सकते कि इसमें एब्जॉर्प्शन हो रही है या एब्जॉर्प्शन हो रही है, हमें क्लियर पता नहीं चल रहा होता, हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर जाकर क्लियर होती है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस, ऐसे फिनोमिनाज के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे कि वहाँ पे सॉर्प्शन हो रही है, एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड सॉर्प्शन। ठीक है जी, जिस तरह ये सिंपल फॉर्म होती है। इसके बाद हमने इस चैप्टर में इस टॉपिक के एब्जॉर्प्शन को पढ़ना है, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस फिनोमिना सिर्फ हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, बाकी के अंदर सरफेस नहीं यूज़ होती। तो एब्जॉर्प्शन की टाइप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। दो टाइप्स हैं, किस बेस पे? अब देखें, बहुत ही एक सिंपल बात है, आपने एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे एब्जॉर्बेट को अटैच करवाना है। ठीक है जी, अटैचमेंट कब होगी? जब वो उसके करीब आएगा एब्जॉर्बेट, और आगे एब्जॉर्बेंट कोई उसको फ्लेक्सिबिलिटी शो करे, कोई उसको साथ इंट्रैक्शन शो करे, तभी अटैचमेंट हो सकेगी ना। अगर एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के दरमियान किसी किस्म का कोई इंट्रैक्शन है, कोई उनके दरमियान कोई बात बन सकती है, वो किसी एक टेबल पे बैठकर जो है वो बात कर सकते हैं, तभी चांसेस हैं कि उनके दरमियान दोस्ती हो पाएगी, वो उनके दरमियान जो है एक रास्ता खुल जाएगा। अगर वो इस तरह की हैं कि बिल्कुल एक का रुख मशरिक़ की तरफ है, एक का मगरिब की तरफ, बिल्कुल अपोजिट साइड पे हैं, और वो बिल्कुल जो है वो दुश्मन हैं और किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं है, बल्कि रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो सकेगी ना। हमने अगर एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना करवाना है तो ज़रूरी बात यह है कि ऐसे एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के दरमियान हम सुलह करवाने की कोशिश करें जिनके जो थोड़ी सी बात तो सुने समझें बातों को, तभी पॉसिबल है। अगर बिल्कुल ही वो किसी बात पे नहीं आते तो आप जितना मर्जी कोशिश करें, एब्जॉर्प्शन नहीं करवा पाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन दो टाइप्स हैं, किस बेस पे? उनके दरमियान टाइप ऑफ इंट्रैक्शन की बेस पे। अगर तो अब देखें, दो किस्म की हम फोर्सेस पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एक फिजिकल फोर्सेस होती हैं, फिजिकल इंट्रैक्शन होती हैं, दूसरे केमिकल इंट्रैक्शंस होते हैं। अगर तो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के दरमियान फिजिकल इंट्रैक्शन के ज़रिए से एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना हो रहा है तो हम कहेंगे ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। अगर एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के दरमियान जो अटैचमेंट हुई है वो ऐसी हुई है कि उनके दरमियान पक्की सुलह हो गई, केमिकल बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये केमिकल एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, फिजिकल फोर्सेस में आप पढ़ते होते हैं, कौन सी हैं जी? वान डर वाल फोर्सेस सारी, यानी उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, आयन डाइपोल फोर्सेज हैं, इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस हैं। तो हर वो किस्म की फोर्स जिसमें सिंपल इंट्रैक्शंस होता है, ट्रू बॉन्ड नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, सिंपल ये है कि उसके करीब आपने डिटेल में थर्ड सेमेस्टर में ये सारी फोर्सेस को पढ़ा हुआ है। ठीक है,
तो अगर इस तरह की अटैचमेंट उनके दरमियान होती है कि फिजिकल फोर्स उनके दरमियान इन्वॉल्व है, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, प्रॉपर केमिकल बॉन्ड नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगी। बट अगर उनके दरमियान केमिकल टू केमिकल बॉन्ड बनता है, एडजॉर्बेट आया, एडजॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बना, एक केमिकल रिएक्शन हुआ आयनिक बॉन्ड के ज़रिए से, कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से, या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इनमें से कोई भी एक फोर्स, ये तीनों केमिकल फोर्सेज हैं, केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए से अगर उनके दरमियान अटैचमेंट होती है तो ये क्या कहलाएगी, केमिकल एडजॉर्प्शन। उम्मीद है आपको ये आइडिया कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इनके अंदर बाकी के जो डिटेल के डिफरेंस है उसको देखते हैं जी। सबसे पहला फ़र्क तो यही फोर्सेस का है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में फिजिकल फोर्सेस, केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल फोर्सेस। ठीक है जी। दूसरा फ़र्क, अब देखें, अगर आपको ये एक बात फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन की समझ आ गई तो आगे जितने भी इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं आपको क्लियर उनकी कंसेप्ट समझ आता जाएगा। बस नेचर ऑफ फोर्स को देखते जाएं और आगे खुद से आप उसको जितना मर्जी इंटरप्रेट करें, करते जाएं। मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो लेक्चर का टाइम जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, ऑलरेडी जो है वो लिमिट क्रॉस कर रहा है। खैर, दूसरा पॉइंट कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत कम है, 20 किलो जूल पर मोल से भी कम है। अब इसका भी आपको पता होना चाहिए इस लेवल तक कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन का ये मतलब है कि जब हम एड्जॉर्प्शन करवाते हैं या डिजॉर्प्शन करवाएं, उसको दोबारा से डिटैच करते हैं, तो कितनी हीट इन्वॉल्व है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन के दौरान कितनी हीट रिलीज होती है या उसकी डिजॉर्प्शन करवाने के लिए कितनी हीट हमें देनी पड़ती है, तो ये कहते हैं बहुत कम हीट देनी पड़ती है। क्यों, वजह आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उनके दरमियान वीक बॉन्ड ही है ना, फिजिकल फोर्स ही है ना, तो उनको तोड़ने के लिए थोड़ी सी हीट देंगे वो टूट जाएगा, या अगर वो अटैच होता है तो थोड़ी सी वो जो है उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ आ रही है ना, वीक बॉन्ड बनना है ना, तो इसलिए उसकी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम है। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर एक ट्रू केमिकल बॉन्ड बनना है, उसको तोड़ने के लिए अच्छी खासी मेहनत लगानी पड़ेगी, और जब वो बनेगा, एक बॉन्ड बनता है, तो उस पर भी आपके लिए क्या होगा कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक अगर है तो अच्छी खासी हीट रिलीज होती है, 40 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होगी। तो वजह इसकी भी अल्टीमेट कहाँ पे जाती है, नेचर ऑफ फोर्स पे। फोर्स जितनी स्ट्रांग उतनी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी स्ट्रांग, फोर्स जितनी कम, अगर मतलब ये दोस्ती बस ये ऑलरेडी वो डामाडोल है, तो बस एक बात करने की देर है, वो बांध टूट जाएगा। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। बहुत ही सिंपल, फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल है, यानी इसमें एड्जॉर्प्शन भी होती है, एक एड्जॉर्बेट जाकर एड्जॉर्बेट जो है वो जाकर अटैच हो रहा है, तो एट द सेम टाइम जो एड्जॉर्बेट के मालिक्यूल अटैच हो चुके हैं पीछे से उनकी डिजॉर्प्शन भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक वीक बॉन्ड है, जितना जल्दी बनेगा, जितना आसानी से बनता है उतना आसानी से टूटता भी है। तो ये रिवर्सिबल चलता रहता है, शुरू में एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, फिर डिजॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाती है, जब एक्टिव साइट्स उसकी जो है वो कवर होना शुरू हो जाती हैं। इसको हम आगे जो है लैंगबर मॉडल में भी वहाँ पे पास्टुलेट्स में डिटेल में इसको मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा कि रिवर्सिबल का क्या मतलब है। ठीक है जी। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल है। देखिए, केमिकल एक बॉन्ड बनना है ना जी, तो उसको बनेगा, जब एक ट्रू बॉन्ड बनेगा तो वो खुद से दोबारा उसकी डिजॉर्प्शन इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। बहुत हाई टेम्परेचर पे जाकर आप ज़बरदस्ती तोड़ें तो अलग बात है। रिवर्सिबल फिनोमिना वो प्रोसेस होता है जो एड्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन यानी उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों खुद से चलें, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसकी फिजिकल एड्जॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो है, बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। एक सिंपल फिजिकल इंटरेक्शन ही तो होनी है, केमिकल बॉन्ड थोड़ी ना बन रहा है, तो इसमें जो है वो जल्दी बन जाएगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ठीक है, जबकि केमिकल बॉन्ड उसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, उस एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब उसमें हमें टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, क्योंकि आपने केमिकल कैनेटिक्स में इसको पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में कि एक्टिवेशन एनर्जी जो डिफरेंस होती है एनर्जी का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के दरमियान, तो उतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी जाकर रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बनता है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो रिएक्शन स्लो होता है, कम होती है तो जो है रिएक्शन फास्ट होता है। फिर उसको बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर देते हैं, फिर उसको या फिर लो एक्टिवेशन एनर्जी रूट प्रोवाइड करने के लिए हम कैटलिस्ट देते हैं। तो खैर ये चीज़ें हैं। पांचवा पॉइंट है जी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे होती है, और इसका टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है कि अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन आपके पास हो रही है वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिजॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ जाएगा, डिटैचमेंट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसको तोड़ देगा ना बॉन्ड को। और दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होती है, यानी वही है ना, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी, डिसॉर्प्शन बढ़ जाएगी।
ठीक है। और वैसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक आप पढ़ते होते हैं ले शार्टले प्रिंसिपल में। एक अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो और एक्सोथर्मिक हो तो डिक्रीज इन टेम्परेचर उस प्रोसेस को क्या करता है, फेवर करता है। क्योंकि इसमें हमने ये टेम्परेचर में आपने पढ़ा होगा ले शार्टले प्रिंसिपल में, हमने वो चेंज अडॉप्ट करवानी है जो उसके एक्शन के अगेंस्ट हो। रिएक्शन का जो रिएक्शन हमने करवाना है वो उसके क्या हो, अगेंस्ट हो। ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि सिस्टम का हीट टेम्परेचर बढ़ेगा। हमने कौन सी फिर कंडीशन देनी है शटलिंग प्रिंसिपल के मुताबिक, जो इसके अपोजिट हो, यानी टेम्परेचर डिक्रीज करना है। तो सरफेस वैसे भी एब्जॉर्प्शन ओवरऑल एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना होता है, चाहे केमिकल हो चाहे फिजिकल हो। केमिकल में जाकर फिर कहीं पे एंडो हो भी जाता है, सॉरी हाँ, एंडो हो जाता है। अदरवाइज ओवरऑल इन जनरल ओवरऑल एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, क्योंकि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। तो खैर ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज होती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है और बॉन्ड टूट जाएगा। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे एक बात ये भी है कि एक्सोथर्मिक ये भी हो सकती है, तो फिर इसको भी टेम्परेचर बढ़ने से ये भी कम होनी चाहिए। एक बात इसमें यह है कि ये इरिवर्सिबल होती है, इसमें कोई रिवर्सिबल फिनोमिना नहीं हो रहा, इसलिए वहाँ पे ये ले शार्टले प्रिंसिपल का यहाँ पे कोई काम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें केमिकल बॉन्ड हमने बनाना है, केमिकल रिएक्शन होना है। तो केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स में आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाकर, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स को बढ़ाकर। तो एक फेवरेबल रेट का रिएक्शन देने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे उसके लिमिट से फिर वो उसकी डिजॉर्प्शन भी स्टार्ट करवा देगा। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। उस टेम्परेचर तक जब तक आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, केमिकल एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ता जाएगा। आपने जितने भी रिएक्शन देखे होते हैं, पढ़े होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है 200 डिग्री टेम्परेचर, 300, 150, 100। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है हमें एक केमिकल रिएक्शन जो उसको करवाने के लिए। ठीक है जी। तो उस टेम्परेचर तक केमिकल एब्जॉर्प्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। हाँ, उसके बाद भी मज़ीद आप जो है वो ज़िद पे अड़े हैं कि टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाना है, तो फिर जो है वो अपना नुकसान कर बैठेंगे। अच्छा जी, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक का ये मतलब है कि कोई सा भी आप सॉलिड, कोई सा भी एब्जॉर्बेंट लेकर आएँ, उस पर कोई सा भी ऐसा एब्जॉर्बेट लेकर आएँ जिनके दरमियान किसी किस्म का कोई फिजिकल इंट्रैक्शन हो। बस वो डाइपोल डाइपोल हो, वो इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई एक फिजिकल इंट्रैक्शन अगर उनके दरमियान है, उनकी नेचर चाहे जो मर्जी है, बस इंट्रैक्शन हो, तो हर वो एब्जॉर्बेंट हर उस एब्जॉर्बेट को अपने ऊपर अटैच करवा देगा। स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से मुंह उठा के कोई सा भी एब्जॉर्बेंट, कोई सा भी एब्जॉर्बेट को लेकर आएँ और आप कहें कि वो एब्जॉर्प्शन शो करवा दे। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ वही एब्जॉर्बेंट सिर्फ उसी एब्जॉर्बेट को अटैच करवाएगा जिनके दरमियान केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल हो, जिनकी सरफेस के ऊपर ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हों जो आपस में बॉन्डिंग बना सकें। राइट। जिस तरह हमारे पास एड्जॉर्बेंट ऐसा है कि उसके ऊपर लेट्स सपोज हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो वो किसी ऐसे एड्जॉर्बेट के साथ अटैच करेगा जिसमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद हों। तो यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या यानी जिनके दरमियान बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल होती है, तो जिनके दरमियान केमिकल बॉन्ड हो, तो एक स्पेसिफिक एड्जॉर्बेट एक स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट को या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एड्जॉर्बेट एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एड्जॉर्बेट को अपने ऊपर अटैच करवाएगा। इसलिए इन शॉर्ट केमिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है जी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनके दरमियान, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के दरमियान, इसको आप लोग देखेंगे। उसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एज सच ये टॉपिक आपके कोर्स आउटलाइन में तो नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए इसको भी थोड़ा सा आप देख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये देखें, क्योंकि आगे हमने जब इसको टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो इसकी आपको ज़रूरत आएगी प्रैक्टिकल्स में भी, तो इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर दिया है। इसको आप खुद से पढ़ें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल। अगर कोई इसमें आपको कन्फ्यूजन होती है तो इसको लाइव जो लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी लेक्चर का एक तो टाइम बहुत बढ़ रहा है। इसको आपने जस्ट फैक्टर्स इफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को रीड करना है कि किस फैक्टर का एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्या इफेक्ट है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रीजन।
तो ये देखना है, खुद से समझने की कोशिश करनी है। अगर नहीं समझ आएगी तो हम जब इसका लेक्चर होगा तो इस उसके अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।